हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सैम्पल पेपर डिस्कशन सीरीज़ की आज की इस क्लास में, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन से जो बच्चे ओलंपियाड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सैम्पल पेपर उनका आ गया है, साइंस सब्जेक्ट आपने ले रखा है और 6th क्लास में आप हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि आज मैं इस सैम्पल पेपर को डिस्कस करूँगा, आपको आंसर बताऊँगा इन सारे क्वेश्चंस का, जिससे आपको आपके एक्चुअल पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 अक्टूबर को एस्टिमेटेड है। तो इसीलिए मैं तो तुम्हारे लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में तुम्हें जो चीज़ चाहिए रहती है उसका आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलता है और उसके बाद आपको कंटेंट भी मैं डिलीवर करता हूँ। नहीं, अभी नहीं कर पाया हूँ तो कुछ देर बाद कर दूँगा, लेकिन ज़रूर से कर दूँगा। तो कमेंट सेक्शन में तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूँ और साथ ही साथ ज्वाइन कर लीजिए हमारा ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स टू प्रिपेयर फॉर दिस ओलंपियाड। चाहे जिस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस क्लास से कर रहे हो, चाहे जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। 1000 रुपये इसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिंड कमेंट में दी गई लिंक के पास जाओगे, अपनी डिटेल्स को फिल करोगे, दिए गए QR कोड पर स्कैन करके पे करोगे, स्क्रीनशॉट इस नंबर पर ले जाकर दे देना और अपने ओलंपियाड के बारे में बता देना। जिस ओलंपियाड बैच आपको चाहिए उसके अंदर आपको रख दिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्चुअल सैम्पल पेपर की तरफ। तो दिस इज़ द सैम्पल पेपर फॉर साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन बच्चे जो कि साइंस सब्जेक्ट से इस पेपर को देना चाहते हैं। लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 6 के लिए सैम्पल पेपर होने वाला है। अब आप बड़े बच्चे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपका जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चंस को आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। आपका जो पेपर होगा वो डिवाइडेड होगा 3 सेक्शंस में। पहला है लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, यानी यहाँ पर आपको कुछ रीजनिंग वाले सवाल पूछे जाएंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनको ये सवाल देने ही होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग अगर साइंस आपने रखी है तो। ठीक है, आगे क्या पूछा जाएगा इसके अंदर मैं तुमको सिलेबस के अंदर बता दूंगा। उसके बाद आता है साइंस, यानी आपका अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आसान हो जाएंगे क्योंकि साइंस तो आपने पढ़ रखी है। तो साइंस में जो आपने पढ़ रखा होगा वही आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद जो आपका साइंस है उसमें 35 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। लेकिन इसके बाद इन दोनों सेक्शंस के जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछे जाएंगे अचीवर सेक्शन के अंदर। इसको मैं टॉपर्स का सेक्शन कहता हूँ, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा मेरे भाई। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 1 नंबर का नहीं होगा। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा क्योंकि क्वेश्चन हार्ड होते हैं ऑब्वियसली, तो क्वेश्चंस के नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भैया, 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। अब जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है इसको सॉल्व करने के लिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में पता होना चाहिए। यानी वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या क्या आता है ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या आता है ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, अच्छे से तुम लॉजिकल रीजनिंग को दे पाओगे। उसके बाद साइंस को देने के लिए तुमको द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी आपके जो सिलेबस के अंदर है वो चीज़ तो आपको पता ही नहीं चाहिए। साथ साथ आपको वर्ल्ड ऑफ साइंस, फूड एंड इट्स कंपोनेंट, मटेरियल अराउंड अस, अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, मेथड ऑफ सेपरेशन, ये सब आपके अंदर है। मेथड ऑफ सेपरेशन मैंने पढ़ रखा है। द लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स डाइवर्सिटी। उसके बाद आपका ये आता है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स फिजिक्स के अंदर, मेजरिंग ऑफ लेंथ एंड मोशन, टेम्परेचर इट्स मेजरमेंट, लाइफ बायोंड अर्थ, लाइफ बायोंड अर्थ। और उसके बाद फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। आप ज़्यादा परेशान मत होइए। और जैसा मैंने बताया कि इन दोनों सारी चीज़ों के जो क्या है, जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको अचीवर सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लोगे तो अचीवर सेक्शन भी दे पाओगे। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भैया कि मैं सिलेबस नहीं समझ पाया, मुझसे सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। बैच में तो आपका सिलेबस कंप्लीट कराया ही जाएगा, लेकिन जो आपका पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए आप जब पेपर देने बैठेंगे तो वहाँ पर इन्विजिलेटर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप सिलेबस पूरा कर आए हैं या नहीं आए हैं। वो ये नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। वो उसको मतलब है केवल क्वेश्चन के आंसर थे। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी मैं कराने वाला हूँ तन मन धन से। पूरी मेहनत के साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब चीज़ें कर ले जाएंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। चूँकि ये सैम्पल पेपर है तो यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करूँगा। 35 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे।
केवल हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपके एक्चुअल पेपर के सभी सेक्शंस को टच कर रहे हैं। यानी अगर इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे तब मेरा दावा मानिए कि आप पेपर्स को भी करने के लायक हैं। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को भी कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहला था मैंने आपको बताया लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। तो इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सैम्पल पेपर के अंदर। एक्चुअल पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ चूँकि ये सैम्पल पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 8:45 AM यानी एंटी मेरिडियन यानी सुबह की बात हो रही है, टू 3:07 PM। अब यहाँ पर जो AM है ये आपका सुबह चाय पानी का टाइम, मतलब संडे वाले दिन, स्कूल वाले दिन तो तुम स्कूल पे होते हो इस टाइम पर। तो 8:45 सुबह की बात हो रही है। और ये 3:07 PM जो हो रहा है ये आपके दोपहर का टाइम होता है, जब आप स्कूल से आते हैं घर पे अपना खाना पानी कर बैठे रहते हैं। इस लेक्चर को आप हो सकता है इसी टाइम पर देख रहे हो सकता है, हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर ये दोनों सेम डे के हैं, ऑब्वियसली आपकी क्लास में सेम डे का ही पूछा जाएगा, तो आप इन दोनों के बीच में कितना टाइम हो गया है, कितने टाइम का गैप है वो इनको बता दो। अब इन्होंने तुमको परेशान करने के लिए ये सारी खुफिया दिमाग लगा रखा है। एक्चुअल में अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और कुछ देर बाद बज जाएंगे सुबह के 11, तो क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितने घंटे का टाइम है? हाँ सर जी, मैं तो बता दूंगा। 9, 2, 11 होता है, तो क्या इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम बचा हुआ है? क्या इन दोनों के बीच 2 घंटे का टाइम बचा हुआ है? और उसके बाद मैं कह दूं कि चलो भाई अभी बज रहे हैं 8 AM के और कुछ देर बाद बज जाएंगे 7, वो भी PM के। तो क्या आप इनके बीच का टाइम बता सकते हैं? थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन बता दूंगा। कैसे बताओगे भैया? तो अभी 8 बज रहे हैं, फिर 9, 10, 11, 12, ठीक है, यहाँ तक AM चलेगा। उसके बाद PM आ जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितना हो गया? ये हो गया 9, 10, 11, ये हो गया आपका 11। यानी इन दोनों के बीच में आपके 11 आवर्स का गैप है। समझ रहे हो? तो क्या यही फॉर्मूला पुट कर आप इसका भी टाइम निकाल लोगे? अभी बज रहे हैं 8:45, अभी बज रहे हैं 8:45 हो रहे हैं, वो भी AM के। और कुछ देर बाद ये दावा कर रहे हैं कि बज जाएंगे 3:07, वो भी PM के। 3:07, वो भी PM के। PM प्राइम मिनिस्टर नहीं, पोस्ट मेरिडियन की बात हो रही है। तो अभी पहले घंटों का जोड़ लो। क्या हम पहले घंटे मतलब समझ रहे हो ना, घंटा वाला घंटा नहीं बाबा जी का ठुल्लू वाला घंटा नहीं, यहाँ पर हम लोग आवर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में कितने घंटे का गैप है उसको पहले मैं जोड़ लूँ? कहो तो जोड़ लेता हूँ। तो इसमें से पहले हम मिनट वाला सामान को हटा देते हैं। अभी बज रहा है 8, मान लो अगर घंटे मिनट का काम तमाम कर दे तो क्या ये 8 से 3 की बात हो रही है एक्चुअल में? क्योंकि इसी के बाद हम ऑप्शन में देखकर अपना आंसर टिक कर पा जाएंगे। तो अभी 8 बज रहे हैं और 3, और 8 से 3 के बीच में कितने टाइम का गैप हो सकता है? देखो 8 से 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 11, 8 से 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या इन दोनों के बीच में, अच्छा मैं ज़्यादा आगे चला गया, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, क्या इन दोनों के बीच में 7 घंटे का गैप है? क्या इन दोनों के बीच में 7 घंटे का गैप है? तो आओ ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन 7 घंटे की बात कर पा रहा है। ऑप्शन में आओ, देखें कौन कौन 7 घंटे की बात कर पा रहा है। तो एक तो ये 7 घंटे की बात कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि 7 घंटे 22 मिनट की बात कर रहा है। तो अगर ये शुरू ही हो रहा है 8:45 पर, तो ये 7 घंटे से ज़्यादा नहीं जा सकता, 7 घंटे से कम ही रहेगा। ठीक है। तो ये 7 घंटे से जो टाइम है ये कम ही रहेगा, तो 7 घंटे वाला अभी गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 घंटे 22 मिनट कैसे बोल दिया, तो ये वाला गलत हो गया। अभी बचा, उसके बाद फिर बचा 5 घंटे 20 मिनट। अब इतना कम भी नहीं है, ये इतना कम भी नहीं है कि 5 घंटे 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसको 8:45 ना मान कर अगर 9 बजे का मान लूँ, और उसके बाद से इसको मैं कितना मान लूँ, इसको मैं 3 बजे का मान लूँ, तो क्या इनके बीच में केवल 5 घंटे का गैप है? 10, 11, 12, 1, 2, 3, नहीं भैया, यहाँ पर तो 6 घंटे का गैप है। यानी कम से कम, मतलब इसमें कम से कम, अगर मैं बहुत कम भी लूँ तब भी कम से कम 6 घंटे का गैप इसमें रहना चाहिए। तो इसको मैंने काट दिया।
ए भी कट गया और सी भी कट गया। अब बचा मेन काम जो कि था बी और डी के बीच में। तो अब हमें मिनट के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी होगी। तो अब अगर मैं मिनट के ऊपर कैलकुलेशन करूँगा, रुक जाओ, 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑल राइट। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसमें मिनट के साथ क्या करूँ, छेड़खानी करूँ थोड़ी सी। अभी मैं मिनट के साथ छेड़खानी करता हूँ। 45 और 7, इधर है 45, इधर है 45 और ऊपर है 7। देखो अब नीचे वाला सारा हटा दो। नीचे वाली सारी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो गैप है, अगर आवर्स की बात करें तो 6 घंटे का ही गैप है, लेकिन ऑप्शन ने हमको फंसा लिया है। वो कह रहा है भैया मिनट से भी खेल कर जाओ, मिनट के साथ भी खेल कर जाओ, बिना मिनट से खेले मैं तुमको ऑप्शन टिक नहीं करने दूंगा। तो मिनट के साथ खेलो। अभी आपने क्या किया, अभी आपने घंटा निकालने के लिए जो आगे वाला आवर था, आपने इसके आवर्स निकालने के लिए जो आगे वाला आवर था, क्या उससे पीछे वाले आवर को सब्ट्रैक्ट किया? यही क्या ना मेरे भाई। 8:45 को हमने इसका मैक्सिमम ले लिया, जो कि 9 बजे हमने मान लिया। रुको कुछ लाइट कलर निकाल लो। हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया 9 बजे का, इसको हमने 9 बजे का मान लिया इधर, और इधर हमने 3/7 को 3 बजे का मान लिया। तो क्या इन दोनों के बीच का हमने गैप इसी तरीके से निकाला था कि जो 3 बजे का था उसमें से मैंने माइनस किया था 9 बजे का, तभी तो 9 से मैं आगे बढ़ा था 10 11 12 1 2 3, तभी मुझे 6 घंटे का गैप मिला था, 6 आवर का। तो क्या मिनट का भी निकालने के लिए मैं आगे वाले मिनट से ही पीछे वाले को माइनस करूँगा? हाँ भैया यही तो करोगे। तो मिनट से करो, ये रहा 7 और ये रहा 45। तो जब 07 को तुम 45 से माइनस करोगे तो एक काम करो, तुम आगे वाली चीज़ों को हटा दो, तो पीछे वाली चीज़ को देखने से मुझे ये मिल गया कि 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी जो इसका मिनट वाला सेकंड है, इसका जो मिनट वाली सुई है उसमें 2 आना चाहिए लास्ट में। तो किसके वाले आके लास्ट में 2 आ रहा है? ये देखो भैया, ये हार गया, इसके लास्ट में 8 आ रहा है, तो डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के ही लास्ट में 22 आ रहा है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं डिलीट कर दूँ अगर इसके बाद वाले को, सो दैट आगे जाने में मुझे दिक्कत ना हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के सर्टेन कोड वाले। कह रहा है इन अ सर्टेन कोड 6th इज़ रिटन एज 88, देन हाउ विल क्लास बी रिटन। अब कह रहा है कोई कोड है, जैसे आप लोग अभी क्लास 6th में आ गए हैं तो आप लोगों को करना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत लोग करते हों। तो जो बगल वाली बेंच पर बात करते हैं या फिर अपने दोस्त से बात करते हैं और सामने टीचर पढ़ा रहा होता है, सामने टीचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा होता है, लेकिन उस टीचर की पैंट फटी हुई है, इस चीज़ को मुझे अपने दोस्त को बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए क्या मैं अपने पन्ने पर लिख दूँगा कि सर जी की पैंट फटी हुई है। ऐसा लिखकर अगर मैंने मारा और खुदा न खास्ता हो मेरे दोस्त को के पास ना जाकर मेरे टीचर की कुर्सी पर गिर गया, तो फिर आपके साथ जो होगा उसको आप ही जानते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपने पन्ने पर इस तरीके से कोई साइन बना देंगे, या फिर हम मान लीजिए ऐसे सर जी की पैंट ही बना देंगे, ये रहे सर की पैंट, ये रही सर की पैंट, और इसके बीच में लिख देंगे एफ। मैं सर होकर टीचर होकर तुमको टीचर के परेशान होने का कोड बता रहा हूँ। ऐसा हम कर सकते हैं कि सर की हमने पैंट बना दी और बीच में लिख दिया एफ़, तो मेरा दोस्त समझ गया कि अरे भैया सर जी की पैंट तो एफ़ से फटी हुई है। तो इसको सर नहीं समझ सकते, इसको मेरा दोस्त समझ जाएगा। तो ये मेरे और मेरे दोस्त के बीच की कोड लैंग्वेज हो गई। तो कह रहे हैं कि उसी तरीके से 6th को किसी कोड लैंग्वेज में 80 लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में क्लास को कैसे लिखेंगे। अब भले सर इस कोड को डिकोड ना कर पाएँ, लेकिन हमको आपको करना पड़ेगा भाई, इसीलिए आओ इस कोड को डिकोड करें। अब इस तरीके से क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए आपको दिमाग में ही लगाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा लॉजिक मैं लगा दूं, जिससे ये जो आगे वाले वर्ड हैं इसका जो कनेक्शन है वो आकर उसके कोड से बैठ जाए, इसका जो कनेक्शन है वो इसके कोड से आकर मेल खा जाए। ऐसा मैं क्या दिमाग लगा दूं। तो इसके लिए चलो मैं दिमाग लगाता हूँ, तुम्हारी ज़रा मदद कर देता हूँ भाई, एक अच्छा सा कलर चूज़ करके। ठीक है,
तो हमें देखने को मिला कि जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ ये जो सिक्स्थ लेटर है, इसको जब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा तो मुझे देखने को मिला कि इसके सामने का जो नंबर है, एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, एक बच्चा जो कि एग्ज़ाम में बैठा है उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपके दिमाग में आ रहा है जो 80 जो नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और मुझे पता है कि इनके जो लेटर्स हैं किसी न किसी नंबर पर आते हैं अपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो क्या मैं इनके अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर है उनको जोड़ दूंगा तो क्या मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा? क्या मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप कहें तो आपको करके दिखा दूं, ऐसे टाइम तो इतना नहीं है मेरे पास। SIXT और H, इसको जब मैं क्या करूँगा, इन सब के बीच का ये मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में किस स्थान पर आते हैं, इस चीज़ को जब मैं पता कर लूँगा तब मुझे पता चलेगा कि जो S है कितने नंबर पर आता है भाई। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा S है ये 19th नंबर पर आता है। जो मेरा I है ये कितने नंबर पर आता है? चलो जोड़ो, अपनी उंगलियों पर जोड़ो। ABCDEFGHI ये 19th नंबर पर, 9th नंबर पर आता है। X किस नंबर पर आएगा? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW एंड X। ये आया कितने पे? ये आया 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ये 24 पर आ गया मेरे ख्याल से। 20, 21, 22, 23 एंड 24 है, 24 पर आ गया। T कितने पर आएगा? ABC QRST। अब S 19 पे आ रहा है तो 2 इसके बाद आता है तो क्या है, 20 पर आ जाएगा। H कितने पर आएगा? ABCDEFGH, ये 8th नंबर पर आ जाएगा। H हमारा 8 नंबर पर आ जाएगा। तो क्या मैं इन सारी चीज़ों के नंबर्स को जोड़ दूं तो क्या मुझे 80 मिल जाएगा? क्या मुझे 80 मिल जाएगा? चलो मैं तुम्हारे लिए एक बार जोड़ के दूँ। 9 दूनी 18 और 8 4 12। एक बार मैं तुम्हारे लिए जोड़ कर देखता हूँ। वैसे तो मैं मैथ में बहुत तेज़ हूँ, ऐसा कहना नहीं चाहिए, वैसे मैं नहीं हूँ भाई, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं इन नंबर्स को डायरेक्ट कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर देता हूँ। अपने मम्मी पापा को मत दिखाओ यार कि देखो मेरे सर जी भी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी कैलकुलेटर पर करना पड़ता है भाई, तुम्हारे टाइम को बचाने के लिए करना पड़ता है। ये देखो मैंने सभी नंबर्स को कैलकुलेट कर दिया, तुम्हारे सामने एक बार फिर से कर दूं। देखो सबसे पहले था 19 जोड़ दिया, प्लस 9 जोड़ दिया, प्लस 9 प्लस 24 जोड़ दिया, प्लस 20 जोड़ दिया, प्लस 8 को भी जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आंसर आपके सामने स्पष्ट है कि 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। तो क्या मैं इसको छोटा कर किनारे रख दूं, क्योंकि इसका काम मुझे बाद में भी आएगा। तो इसका मतलब सर जी हमने अपने कोड को डिकोड कर लिया है। मुझे ये पता चल गया है कि ये भले ही कितना दिमाग लगा लें, भले ही कितना कोड बचा लें, लेकिन हम बैक बेंचर्स से नहीं बच सकते, हमें सारे कोड का पता है। तो मैंने पता कर लिया कि किस कोड की मदद से इन्होंने क्या किया है। ये जो सिक्स्थ है इसको ये 80 बता रहे हैं। तो भैया बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं कि जब एक बार कोड पता चल गया, आपके सर जी को भी अगर एक बार आपका कोड पता चल जाए तो क्या वो वही कोड में आपको डांटेंगे? उसी कोड में आपको डांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको आपका कोड पता है। तो क्या मुझे अब कोड पता है तो क्या मैं उसी कोड लैंग्वेज में इनको इनका आंसर बता कर दे दूँ? कहो तो दे दूँ। चलो दे देता हूँ भाई। तो हमें बताना है क्लास। पीछे तो देखो क्लास के बारे में हमको बताना है कि किसी लैंग्वेज में क्लास किसको कहेंगे। तो सी तो बड़ा प्यारा नंबर है भाई, सब जुबान पर ही आ जाता है कि नंबर 3 पर आता है। LABCDEFGHIJKL, एल भी बड़ा प्यारा नंबर है, 12th उस पर आ गया। ए से ज़्यादा प्यारा नंबर क्या होता है? नंबर 1 पर ही आ गया। और एस को हमने पिछली बार देखा था कि ये दोनों 19th नंबर पर आएंगे। तो चलो भाई इसको जोड़ देते हैं और अपना आंसर पता कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया 3, लेट्स गो। देन आ गया 12, लेट्स गो।
देन 1, लेट्स गो, देन 19 प्लस 19 प्लस, क्या यहाँ पर आंसर 54 आ रहा है? 54 आंसर आ रहा है। तो हमको आंखें बंद कर कर अपने कैलकुलेटर पर, अपने नमन सर पर और अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। 54 पर ही टिक मारना होगा। ऑप्शन नंबर ए 54 यहाँ पर आपको मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 आपका सही हो गया। समझ में आया सवाल? समझ में आया सवाल कि पहले इनका कोड डिकोड कर दो और उसी फॉर्मूले को यूज़ कर लो क्वेश्चन में। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ग्रीन टिक बना दो यार, ग्रीन टिक। ठीक है, ग्रीन टिक लगा दो। उसके बाद आता है थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाउंड इन द गिवन फिगर। हाँ, भैया की किताब में आपने सवाल देखा होगा। उनकी किताब जब वो रीजनिंग वाली सवाल पूछते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पर एक फिगर दे रखा होता है और उसमें हमसे पूछाता है कितने रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, कितने स्क्वायर बने हुए हैं, कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। देखो आप बड़े हो गए, आपको भी वही सवाल पूछा जा रहा है। सॉल्व कर दो इस सवाल को, सॉल्व कर दो इस सवाल को। कैसे सॉल्व करूँ भैया? मैं सॉल्व कराता हूँ, चलो करो। देखो देखो, अब इसमें सारे स्क्वायर को गिन लो। सबसे पहला स्क्वायर ये रहा 1, देन 2, मैं यहाँ पर तुमको थोड़ा बड़ा कर कर जुड़वा देता हूँ। देखो ये रहा 1 1, 2 2, दोनों को मिला दो 3 3, अब 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12। उसके बाद फिर और बन पा रहा है, ये देखो 13 13, फिर यहाँ से बना लो 14 14। यानी यहाँ पर आपको मुझे देखने को मिल गया है कि यहाँ पर 12 से तो ज़्यादा ही हैं, 12 से तो ज़्यादा ही हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी होने चाहिए। ये हमने कर लिया। उसके बाद फिर 15 नहीं, हाँ ये वाला देखो 15 15। उसके बाद फिर 16 16 और फिर उसके बाद फिर 16 तो ज़्यादा हो गया भाई। 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 16 तो मैंने देख लिया ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करूं भैया? जब 16 ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या अब आप फंस गए? फंसा नहीं हूँ। 16 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इन्हीं ऑप्शंस के बीच में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 16 को ही इनडायरेक्टली बोल रहा है। कह रहा है कि मोर देन 14, 14 से ज़्यादा है तो 14 से ज़्यादा तो 16 ही होता है, 14 से ज़्यादा तो 16 ही होता है। तो इसमें चाहे जितने स्क्वायर हो, हमने अभी तक ये पता चल गया कि 14 से तो ज़्यादा ही स्क्वायर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मोर देन 14 ही आपका सही हो जाएगा। ये था आपका पूरा दिमाग खपाने वाला, दिमाग परेशान करने वाले सवाल। अब आते हैं आसान सवालों की तरफ। साइंस के सवाल बहुत आसान है आपके सिलेबस में। मैं आपको बताऊं, आपको सुनने के बाद ये अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैंने सैम्पल पेपर देखे कई सारे, कई सब्जेक्ट के, कई क्लास के, और मुझे पता चला कि आपकी बड़ी क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन आसान कर दिए जाते हैं। छोटी क्लास के बच्चों के क्वेश्चन मुश्किल हैं। मैं तुम्हें बताऊं, ये जो ट्रायंगल वाला सवाल हमने सॉल्व किया ना, क्लास 3 वाले बच्चों से पूछ रहे हैं, SOF वाले क्लास 4 के बच्चों से पूछ रहे हैं ये चीज़, यही क्वेश्चन। फ्रैक्शंस में ऐसे ऐसे सवाल पूछ ले रहे हैं कि बच्चे की हालत टाइट हो जाए, तुम्हारी हालत टाइट हो जाए सॉल्व करने में। मतलब ये लोग छोटे बच्चों से मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बच्चों से आसान सवाल पूछ रहे हैं। तो तुम्हारे सवाल आसान है भाई, मौज बनाओ, आराम से पेपर देकर आओ, अच्छे नंबर लेकर आओ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है साइंस की तरफ से था ही। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मैं समझाता हूँ, ये क्या समझाएंगे, यह छोटे मोटे लोग क्या समझाएंगे, मैं समझाता हूँ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 3 कंडीशंस दे रखी है। 3 कंडीशंस यहाँ पर आपको दे रखी है। पहली कंडीशन है ये वाली, दूसरी कंडीशन है ये वाली, और तीसरी कंडीशन है ये वाली। ये क्या बोल दिए भैया? ज़रा समझाओ तो हमको। समझाता हूँ, सुनो। तो पहला कंडीशन ये है कि तीनों कंडीशन में जो हमारा रोहित है, ठीक है,
जो तीनों कंडीशन में जो हमारी रोहित हैं, उस रोहित की जो मम्मी है वो छत पर कपड़े सुखाने के लिए लगा कर गई हैं, छत पर कपड़े सुखाने के लिए लगा कर चली गई हैं। अब हो क्या रहा है कि ये कपड़ा सूख रहा है। 3 दिन रोहित की मम्मी ने एक ही कपड़े को ऊपर लगाया। हाँ, रोहित की मम्मी बहुत बड़ी साइंटिस्ट है भाई, तुमको नहीं पता। तो 3 दिन रोहित की मम्मी ने उसकी टी शर्ट को छत पर डाला। पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन जो मौसम था, सूरज खुला हुआ था और साथ ही साथ हवा चल रही थी। सूरज खुला हुआ था, साथ ही साथ हवा चल रही थी। ठीक है, मम्मी कपड़े को घर पर लेकर आ गई। दूसरे दिन फिर से कपड़े को डाला। तो दूसरे दिन जब कपड़ों को डाला तब उस दिन मौसम कैसा था? बादल आए हुए थे और हवा भी नहीं चल रही थी। बादल आए हुए थे और हवा भी नहीं चल रही थी। फिर मम्मी नीचे ले आई। तीसरे दिन वापस से डाला। इस दिन सूरज तो था लेकिन हवा नहीं चल रही थी, यानी धूप तो थी लेकिन हवा नहीं चल रही थी। अब इन तीनों दिन को जब मम्मी ने एक्सपेरिमेंट के बाद अपना आंसर निकाला और मुझको बताया, तो रोहित की मम्मी से मुझे ये पता चला, उन्होंने मुझको बताया कि कुछ भी नहीं बताया। हाँ भाई, रोहित से मेरी लड़ाई हो गई थी ना, इसलिए रोहित की मम्मी ने कहा तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। तो मैंने कहा मत बताओ, मैं और मेरे बच्चे मिलकर क्या कर लेंगे, इसका आंसर निकाल ही लेंगे। तो भाई तुम मेरी मदद करो ज़रा इसका आंसर निकालने में। तो पहले दिन मैंने देखा कि जो सूरज है, इससे पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट एक बार बता दूं कि आपने लाइफ में ये चीज़ देख रखी है, अपने जीवन में ये चीज़ देखते हैं कि सन है, ठीक है, और विंड है। इन दोनों चीज़ से क्या होता है? इन दोनों चीज़ से कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों चीज़ से कपड़े सूख जाते हैं। तो क्या पहले दिन सूरज भी है और विंड भी है तो कपड़ा जल्दी सूख गया होगा? इवनली कपड़ा जल्दी सूख गया होगा, बहुत ज़्यादा कपड़ा जल्दी सूख गया होगा। ठीक है, तो जो नंबर 1 है इसको मैं क्या कर देता हूँ, नंबर 1 को 1 स्टार दे देता हूँ क्योंकि इसने जल्दी कपड़े सुखा दिए। दूसरी कंडीशन देखो, ना सुखाने के लिए धूप है और ना सुखाने के लिए हवा है। तो जब ना हवा है ना धूप है, इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे एक भी स्टार चलो नहीं देता हूँ। या फिर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं पहले नंबर पर रखूँगा तो इसको मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कपड़ा मेरा सूखने ही नहीं आया होगा पूरे दिन। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 नंबर दूंगा क्योंकि यहाँ पर सूरज तो था लेकिन हवा नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर सूखा होगा लेकिन बहुत देर में सूखा होगा। तो इस हिसाब से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मुझे पता चल गया कि कपड़े जल्दी किस में सूखे होंगे। सबसे पहले नंबर 1 में, फिर नंबर 2 में, फिर नंबर 3 में। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शर्ट के बारे में बताओ, कौन सी शर्ट पहले सूखी होगी। तो शर्ट के तीनों का नाम दे रखा है आपको। तो सिंपल 1 वाली शर्ट का क्या नाम है? पी। तो सबसे पहले हम लोग पी लिख देंगे। उसके बाद पी वाला जल्दी सूख गया होगा। पी वाला सूखने के बाद क्या सूखा होगा? नंबर 2 यानी आर वाला। आर वाला सूखने के बाद क्या सूखा होगा? नंबर 3 यानी क्यू वाला। यानी पहले पी फिर आर फिर क्यू। देखो ऑप्शन में पहले पी फिर आर फिर क्यू किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में पहले पी है फिर आर है फिर क्यू है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन समझ गए आप, क्वेश्चन का आंसर भी आपने बता दिया। अब आते हैं थर्ड वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, थर्ड वाले मतलब 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। 5th वाला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से जो स्टेटमेंट सही होगी उसको टिक मार देना और नीचे ऑप्शन में बता देना कि मैंने किस वाले को टिक मारा है। इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन, सोचो। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है टू मेजर डिस्टेंस करेक्टली रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी सेलेक्टेड फर्स्ट। कह रहा है अगर आपको कोई भी चीज़ मेज़र करनी है, कोई भी चीज़ नापनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले एक कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। सुनने में सर ये बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन चाहिए होगा। सुनो कैसे। मान लो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी नापनी है, तो मैं इसको नापूंगा तो, लेकिन नापने के लिए सबसे पहले क्या मैं कोई पॉइंट लूँगा? यानी क्या मैंने ये वाली पॉइंट ली, मैं इस वाले पॉइंट से नापना शुरू करूँगा। यानी अगर आपको कोई भी चीज़ नापनी है तो आप उसके लिए कोई पॉइंट लेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापूंगा, समझे? यानी ये इस बोर्ड पर मैंने यहाँ पर बूंदी रख दी, इस बोर्ड पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, इस पर एक पॉइंट लगा दिया। अब मैं कहूँगा बताओ ये पॉइंट कितनी दूर है। सुनो, सबसे आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। इस ऊपर वाली चीज़ को हटा ही दो चाहे। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर एक पॉइंट रखा
और मैंने कहा मुझे बताओ ये पॉइंट कितनी दूर पर है। तो आप बोलेंगे ना कि अरे सर जी किससे कितनी दूर पर है। क्या आप मुझसे यहाँ से कितनी दूर है ये पूछ रहे हैं, कि यहाँ से कितनी दूर है ये पूछ रहे हैं, कि यहाँ से कितनी दूर है पूछ रहे हैं, यहाँ से कितनी दूर है पूछ रहे हैं। अरे बताओ तो कि कहाँ से दूर है ये पूछ रहे हो, कहाँ से पूछ रहे हो इसकी दूरी, ये तो बताओ। बस यही रेफरेंस पॉइंट है। जहाँ से मैंने आपको दूरी बताई कि चल बेटा इसको यहाँ से दूरी बता दे, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। समझे समझे समझे। यानी किसी भी डिस्टेंस को नापने के लिए क्या आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी? बिल्कुल होगी सर जी। तो ऑप्शन ए को मैं टिक मार दूँ, ट्रू लिख दूँ इसके सामने, या कि यह सच्चा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। हाँ सर जी लिख दो ट्रू। दूसरा देखो, कह रहा है फॉर अ पार्टिकल टू बी स्टेट ऑफ मोशन इट्स पोजीशन मस्ट बी कांस्टेंट एट अ फॉर अ पार्टिकल टू बी स्टेट ऑफ मोशन इट्स पोजीशन मस्ट बी अ कांस्टेंट एट अ डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम। कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल को आपको बताना है कि ये क्या है, कि ये मोशन में है, ये चल रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको बताना है कि आपके सामने जो कलम है उसको आप धक्का दो तो ज़रा, अरे इतना तेज़ मत दो यार, वो तो गिर गई कलम गिराओ मत उस कलम को, थोड़ा सा ही धक्का दो। और थोड़ा सा धक्का देने के बाद मैं आपसे अब इसको धक्का देते रहो और मेरा सवाल सुनो। मेरा सवाल ये है कि क्या आपका जो पेन है ये एक दिए गए टाइम पर इसको खड़ा होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए? इसको अगर मैं आप इस बार फिर से इस कलम को आप धक्का दीजिए, मैं भी दे रहा हूँ आप भी दीजिए। अरे दे ना यार, तू बहुत बोलता है, तू सुन पहले मेरी बात को। देखो मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरा बात नहीं सुन रहा। सामने कलम पड़ी है ना, इस कलम को उठा और धक्का दे हल्का हल्का। मैं भी दे रहा हूँ धक्का। चलो मैं इसको धक्का देने लगा, मैं इसको धक्का देने लगा। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, लेकिन कलम को मत रोकना, कलम को चलने दो। तो क्या जिस टाइम पर मैंने बोला रुक जाओ उस टाइम पर कलम रुकी हुई थी? नहीं सर जी, कलम तो चल रही थी, कलम तो चल रही थी। चलो तुम्हारे साथ पॉइंट को चलाता हूँ। ये पॉइंट देखो चल रहा है, चल रहा है। मैंने कहा रुक जाओ, लेकिन ये तो चल रहा है ना। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर एक गिवन टाइम पर आप उसको देखेंगे तो अगर वो मूव कर रहा है तो क्या वो रुका होगा? अरे सर जी क्या उल्लू वाली बात कर दी, वो मूव कर रहा है तो उसको तो रुकना ही नहीं चाहिए। अगर रुक गया तो वो मूव ही कहाँ कर रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तीसरा वाला क्या कह रहा है? तीसरा वाला कह रहा है द अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ 10 रुपीज़ कॉइन इज मीटर। लो भैया सबसे उल्लू वाली बात कर दी। कह रहा है 10 रुपये का एक सिक्का ले लो, 10 रुपये का एक सिक्का ले लो। अब इस सिक्के की जो जैसे ये सिक्का है ना, ये सिक्का है, तो इस सिक्के को आप क्या करेंगे, ये जो सिक्का है इसको आप एक बार ऐसे मतलब ऐसे सामने की साइड पर कर लो। इसको मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, थोड़ा सा इसको इस टाइप से करने कह रहा है ये, थोड़ा इस टाइप से। अरे यार रुक जाओ, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा इस टाइप से करने कह रहा है, और इसके सामने वाले पॉइंट को, इसके सामने वाले पॉइंट को मेज़र करने को बोल रहा है। कौन से वाले पॉइंट को? सामने वाले, इसको, इस पॉइंट को। किस पॉइंट को भैया? ये इस सिक्के के इस वाले पॉइंट को मेज़र करने को बोल रहा है, इसकी इस थिकनेस को, इस थिकनेस को। तो कह रहा है इसकी इस थिकनेस को, इसकी इस मोटाई को, सामने वाली बात नहीं कर रहा है कि सामने कैसा है। यहाँ पर 10 रुपये लिखा होगा, यहाँ पर 10 रुपये लिखा होगा। ये इसकी बात नहीं कर रहा है, इसको नापने को नहीं बोल रहा है, ये इसको नापने को बोल रहा है, इस चीज़ को। तो कह रहा है इस मोटाई को नापने के लिए क्या आपको मीटर की ज़रूरत पड़ेगी? क्या इसकी मोटाई मीटर में आएगी? आ सकती है, लेकिन 0 पॉइंट मीटर में आएगी ना। तो क्या इसको नापने का मतलब 0.2 ही नहीं आएगी, मतलब दशमलव में आएगा ना इसका उत्तर। तो क्या इसको नापने का एप्रोप्रिएट जो मीज़र है वो मीटर है? नहीं भैया, मीटर नहीं है। अपनी पटरी को उठाओ, अपनी स्केल को उठाओ और स्केल को इसकी मोटाई के पास रखो। रखना यार तू पटरी को उठा रख, तभी समझ में आएगा। ठीक है, मेरी वीडियो को ही मत देखा कर, काम किया कर जो बोल रहा हूँ। पटरी को उठा लिया पटरी को, और उस स्केल को उठाने के बाद उसके सामने रख। जब तूने रखा तो तुझे क्या पता चला? तुझे ये पता चला कि ये तो भैया मेरे सेंटीमीटर के ही आसपास में आ रहा है, ये मेरे सेंटीमीटर के आसपास में आ रहा है। यानी मैं इसको बता सकता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है कि आधा सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है। हो सकता है सेंटीमीटर में भी ना आए, मिलीमीटर में बताना पड़े, है ना। तो मुझे ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आई थिंक मिलीमीटर में इस चीज़ को नापना चाहिए। तो आप कैसे मुझको कह सकते हैं कि इसको, आप कैसे कह सकते हैं कि इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मत नाप, इसको मीटर में नाप? इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर 3 भी उल्लू है?
क्या ये भी आपको उल्लू बना रहा है? बिल्कुल सर जी, ये भी मुझको उल्लू बना रहा है। यानी अभी तक मुझे केवल ऑप्शन नंबर ए सही मिला, बाकी सब झूठे मिले। चौथा वाला देखो, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन विल सर्टेनली बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन। समझो मेरी बात को। आप पिकनिक पर जा रहे हैं, पिकनिक पर जाते ही आपने क्या कहा, आपने अपने भाई से लड़ाई कर कर उसको धक्का मारकर क्या किया, गाड़ी पर खिड़की वाली सीट पा ली। मुझे पता है हम लोग ये लड़ाई करते हैं, हट जाओ मेरे सामने से, मैं इस खिड़की वाली सीट पर बैठूंगा। कई लड़कियां, जो मेरी लड़कियां हैं, ये तो उल्टी का बहाना भी लेकर बैठ जाती हैं। इनको उल्टी नहीं आने वाली होती, लेकिन फिर कहती है मुझे उल्टी आती है, मुझे किनारे बैठाओ। तो किनारे बैठ गए खिड़की पर जब आप किनारे बैठे तब गाड़ी चलने लगी और आपको आपके सामने की बिल्डिंगें, आपको आपके सामने के पेड़, यहाँ तक कि आपको आपके सामने के आदमी भागते हुए दिखने लगे कि भाई ये तो पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद आप गाड़ी से उतरे और उसी आदमी को, उसी बिल्डिंग को देखा तो वो तो वहीं पर खड़ी थी। समझो मेरी बात को, वो तो वहीं पर खड़ी थी। समझे इस बात को। ट्रेन पर आप जाते हैं, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो स्टेशन भागता हुआ दिखता है कि अरे भाई ये चाय वाला आदमी इतना ज़्यादा भाग क्यों रहा है। चाय वाला आदमी नहीं भाग रहा होता है भाई, तुम्हारी गाड़ी भाग रही होती है। यानी अगर आप उस गाड़ी से उतर कर चाय वाले को देखेंगे तो वो खड़ा ही हुआ है आदमी। ठीक है। तो और जो क्वेश्चन है ये यहीं पर गलती कर जाता है। ये कहता है कि अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप चल रहे हैं किसी आदमी को देखते हैं तो क्या उसको भी चलते होना ज़रूरी है? नहीं सही जी, ज़रूरी नहीं है। मेरी गाड़ी चल रही थी, मैं चल रहा था, लेकिन मैंने बाहर देखा तो वो चल रहा था, लेकिन उतर कर देखा तो वो खड़ा हुआ था। यानी भले मुझे लग रहा है वो चल रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चल ही रहा हो, मेरा भ्रम भी हो सकता है। समझे? क्लास 9th वगैरह में इस चीज़ को अच्छे से समझोगे तुम। लेकिन अभी आप इस चीज़ को क्या इमेजिन कर पाए, फील कर पाए इस चीज़ को कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, खिड़की से देखा सामने की चीज़ें पीछे भाग रही हैं, लेकिन उतर कर देखा तो चीज़ खड़ी हुई थी, आप भाग रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिसको देख रहे हो चल रहा है, लेकिन ऐसा पक्का नहीं है कि जिसको देख रहे हो वो चल ही रहा होगा, हो सकता है खड़ा भी हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। मैंने सारी दुनिया देख ली, मैंने सारा घर देख लिया, लेकिन मुझे सारे ऑप्शंस में केवल ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 1 ही करेक्ट मिला। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी यानी ओनली 1 ही सही निकला, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो क्या कर दो, कमेंट सेक्शन में ग्रीन टिक लगा दो। ऑल राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और सबसे बड़ी बात कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे। इसका आंसर, इसका जो रीज़न है वो सब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मुझे पता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, इस क्लास का लाओ, उस क्लास का लाओ। हम उस सारी चीज़ को अप्रिसिएट करते हैं। मेरे भाई, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भाई हो, तो मैं तुम्हारी निराश नहीं करूँगा। मैंने तुमसे कहा है कि तुमको SOF का कोई भी कंटेंट चाहिए तो मैं तुमको दूंगा। पेपर में तुम्हारे पास तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि अगर ये चीज़ आयुष कनेक्शन से मुझे मिल गई होती तो मैं पास हो जाता। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम भी तो अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करो यार, तुम भी अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करो। तो थोड़ी मेहनत करो। ये जो क्वेश्चन है इसका रीज़न बताना कमेंट सेक्शन में, आंसर को कमेंट सेक्शन में बताया करो। मैं आज तुमको साफ साफ कह दूं, मैं नहीं देखता वीडियो में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मैं नहीं देखता वीडियो पर लाइक आया कि नहीं आया, मैं बस वीडियो के कमेंट्स को ही देखता हूं। ठीक है? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कमेंट्स को मैं देखूं, तो मैं रिप्लाई करूं, तो यार आंसर तो ना बहुत अच्छा लगता है मुझे सब देखने में कि भाई आंसर दे रहे हैं बच्चे। ऑल राइट, तो इस वाले क्वेश्चन का मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट मतलब इसको मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसका जवाब तुम देना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपको 2 डायग्राम दे रखे हैं, एक है डायग्राम ये वाला, एक है डायग्राम ये वाला। कह रहा है कि इस डायग्राम में क्या कर रखा है, एक में थर्मामीटर नीचे लगा दिए हैं और जो हीटर है उसको ऊपर लगा दिए गए हैं, और दूसरे वाले में हीटर नीचे लगा दिए हैं, थर्मामीटर ऊपर लगा दिए गए हैं। तो कह रहा है कि जब आप क्या करेंगे, जब आप इसकी रीडिंग, जब ये पानी गर्म होगा, ठीक है, इसका पानी गर्म होगा इस हीटर के कारण, और इस थर्मामीटर से इसको नापा जाएगा, तब टाइम के साथ में
आपको बताना है कि मतलब पहले वाले सिचुएशन में ही हीट ज़्यादा होगी कि दूसरे वाले सिचुएशन में हीट ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन में मैं केवल बताकर चला जाता हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन क्यों होगा ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आसान सवाल, दो स्टेटमेंट आपको नीचे दे रखे हैं, इनको पढ़ो और बताओ कि इन स्टेटमेंट में कौन सा सही है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, दोनों सही हैं। ठीक है, और दोनों सही हैं तो क्या जो इसका रीज़न है ना, अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन को कहते हैं कि पहले आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, दूसरा आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। पहले बताओ कि इसमें से क्या दोनों सही हैं या ये सही है वो गलत है, इस तरीके से। और अगर ऐसा हो गया कि दोनों सही हैं तो बताओ कि क्या ये वाला जो है ये इसका रीज़न बता रहा है। अगर बता रहा है तो फिर आपको क्या करना है, ए को टिक करना है, वरना बी को टिक करना है। अब भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसका रीज़न बता रहा है, ये इसका रीज़न बता रहा है या नहीं बता रहा है? तो आपको मैं इसके लिए एक ट्रिक बताना चाहूँगा। इसकी ट्रिक ये है कि अगर आपको नहीं पता कि इसका रीज़न बता रहा है तो नहीं बता रहा, तो आपको इतना पता है कि ये दोनों सही हैं। और अगर आपको इतना पता है कि ये दोनों सही हैं तो आपको यही पता होगा कि ये दोनों किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो अगर दोनों सवाल एक ही टॉपिक से पूछे जाएंगे तो मान लेना कि जो बी है वो ए का रीज़न बता रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट हैं और दोनों एक ही टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं तब मान लेना कि जो ये है क्या कर रहा है, इसका रीज़न बता रहा है। देखो कैसे, जैसे कि पहला स्टेटमेंट दे रहा है, इट इज़ एडवाइज टू ईट सोर्स ऑफ विटामिन सी रॉ। कह रहा है कि ईट सोर्स ऑफ विटामिन सी रॉ। हाँ, अब कह रहा है कि जब आपको विटामिन सी की कमी होती है तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो विटामिन सी के सोर्सेज हैं, विटामिन सी के सोर्स क्या हैं, जैसे आपका लेमन हो गया, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, जैसे आपका आंवला वगैरह हो गया, यानी खट्टी चीज़ें, जैसे आपका कर्ड हो गया, दही हो गया, यानी जो खट्टी चीज़ें हैं उसको डॉक्टर कहेंगे कि कच्चा ही खा जाओ, उसको रॉ खा लो, जैसे पेड़ से मिल रहे हैं वैसे ही खा लो, इसी को डॉक्टर कहेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हाँ भाई यही कहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है विटामिन सी में गेट डिस्ट्रॉयड इज हीटेड। अगर विटामिन सी वाली चीज़ों को आप गर्म करेंगे तो उसके अंदर का जो जूस है वो उड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। अपनी मम्मी की अगर मार खाने के लिए तैयार हो तो जाओ किचन से नींबू लेकर आओ और उसको गैस पे रखकर जला दो। मैं तुमसे दोबारा कह दूँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, वरना मम्मी बहुत मारेंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतना हिम्मत है कि मम्मी को मना लूँगा और लाकर दूसरा नींबू उनको दे दूँगा, तब तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। घर में संतरा धरा हो या घर में नींबू धरी हो तो ले जाओ, उसको गैस के ऊपर जला कर रख दो, देखोगे कुछ देर में जो आपका लेमन है, जो आपका नींबू है वो सिकुड़ जाएगा, उसके अंदर का सारा जूस निकल जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप विटामिन सी के सोर्सेज को हीट करोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दूसरा वाला भी सही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर भी विटामिन सी है, यहाँ पर भी विटामिन सी है, तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं ये एक ही टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जो कि है विटामिन या विटामिन सी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों सही भी हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो पहले वाले का रीज़न बता रहा है? बिल्कुल कह सकते हो भैया, बस आंसर मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, याद करने वाला क्वेश्चन है। जो फीमेल मॉस्क्यूटो है इसके कारण आपको कौन सा वाला रोग होता है, इसके कारण आपको कौन सा वाला रोग होता है? तो चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, ये तीनों के तीनों मॉस्कीटो से ही होते हैं। ये सारे के सारे मॉस्कीटो से ही होते हैं। इनमें एनाफिलीज़ जो मॉस्कीटो है उसकी मदद से क्या होता है ये तो मुझको होमवर्क में बता देना। आप कमेंट सेक्शन में होमवर्क का आंसर देना कि फीमेल एनाफिलीज़ मच्छर से कौन सा वाला होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया कौन सा होता है, ये तो मुझे बता देना, ये तो मुझे बता देना। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसको डेंगू नहीं पढ़ते, इसको डेंगी पढ़ते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, गूगल पर जाओ और इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लो। बहुत लोग इसको डेंगू बोलते हैं, इसको डेंगू नहीं पढ़ते भाई, इसको डेंगी पढ़ते हैं, इसको डेंगी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने तुमको बता दी। और एनाफिलीज़ मच्छर से कौन सा होता है ये तुम मुझको बता देना। अब आ जाते हैं अपने अचीवर्स सेक्शन की तरफ। अचीवर सेक्शन यानी हार्ड सेक्शन की तरफ, जिसको इंटरेस्टिंग सेक्शन कहो यार, हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया तो हार्ड नहीं रह जाएगा, अब ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इंटरेस्ट देखो क्या आ रहा है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। पहला वाला देखो, पहला वाला देखो, पहला वाला देखो,
चलो भैया देख लेता हूँ। तो मुझे इस चीज़ को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मैग्नेट। और मैग्नेट क्या है? तो जिस मैग्नेट को पाने के बाद आपको लगता था कि मैं भी सिक्के चुरा सकता हूँ, गुल्लक में मैग्नेट डालकर सिक्के चुरा सकता हूँ, इस तरीके का आइडिया आपके दिमाग में जिस चीज़ ने लाया उसको मैग्नेट कहते हैं। एक पेज के ऊपर एक टुकड़ा और उसके नीचे दूसरा टुकड़ा रख कर नीचे वाले टुकड़े को हिलाते थे, ऊपर वाला टुकड़ा भी हिल जाता था और अपने छोटे भाई को कहते थे कि देख तेरे भाई ने जादू सीख लिया है। उस जादू का कारण था मैग्नेट। ठीक है, तो ये जो लोहे का नहीं, मतलब लोहे को अट्रैक्ट करने वाला टुकड़ा होता है, इसी को मैग्नेट कहते हैं। इस मैग्नेट के बारे में बहुत कुछ आपको पता है, लेकिन एक चीज़ मैं भी तुमको बताना चाहता हूँ कि इसका जो टुकड़ा होता है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि अगर मैग्नेट को आप धागे से लटका कर एक जगह खड़ा कर देंगे, एक जगह लटका देंगे, तब इसका ये जो डंडा है ये एक इसी तरीके से नॉर्थ और साउथ की ही डायरेक्शन में रुकेगा। मैंने यहाँ पर एक पंखा लटकाइए, वहाँ से एक धागा बांधा, इसको ऐसे लटका दिया, तो ये इस तरीके से नॉर्थ और साउथ के ही सामने क्या करेगा, लटकेगा। तो इसीलिए इसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अब जो बात मैं तुमको बताना चाहता था वो बात ये है कि अगर आप बगल में ही एक और ऐसा ही चुंबक चिपका देंगे, लगा देंगे, तो अब काम शुरू हो जाएगा। अब आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा। क्या दिमाग लगाना पड़ जाएगा भैया? दिमाग ये लगाना पड़ जाएगा भैया कि जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने क्या किया, मैग्नेट का साउथ पोल को नॉर्थ पोल के सामने रख दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे? मैंने क्या किया, मैंने साउथ पोल को नॉर्थ पोल के सामने रख दिया, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जैसे लोहे के पास ले जाने पर लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे तुम उसके पास जाते हो तो वो तुमको अट्रैक्ट कर लेती है। दिल पर लग गई भैया, लगा लो मेरी बात। तो उसी तरीके से ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चाहे साउथ को नॉर्थ के पास ले जाओ, चाहे नॉर्थ को साउथ के पास ले जाओ, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। इसी का उल्टा अब अट्रैक्ट करेंगे तो कैसा होगा पता है? ये वाला जो चीज़ है ये ऐसे जाकर इसके पास जुड़ जाएगी, चिपक जाएगी खट से, ऐसे होगा। ये वाला चुंबक है, खट से आकर इसके पास चिपक जाएगा, इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब जैसे तुम तो ऐसे बच्चे शायद नहीं हो, मैं हूँ लेकिन बड़ा शैतान आदमी। मैं अट्रैक्शन वगैरह का नाम सुनते ही काम उल्टा कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को उल्टा कर दिया, और जैसे ही मैंने उल्टा किया तुरंत ही मुझे देखने को मिल गया कि ये तो अपोजिट डायरेक्शन है। अभी अगर मैं सेम डायरेक्शन को एक साथ रख दूँ, यानी चाहे मैं एस को सामने रख दूँ, चाहे मैं एन और एन को सामने रख दूँ, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे? जैसे जो शॉर्ट वीडियो होती है वो तुमको डिस्ट्रैक्ट करती है, इंस्टाग्राम की रील तुमको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, उस तरीके से ये एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। डिस्ट्रैक्ट कैसे होता है भैया? तो डिस्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि ये जो अभी कुछ देर पहले से आकर चिपक जा रहा था, ये सामने नॉर्थ को पाता था तभी चिपक जाता था, साउथ को पाने के बाद ये इसको दूर फेंक देगा। चिपकेगा है ही नहीं, अपने हाथ से इन दोनों को लाकर दबाओगे तब तो दब जाएंगे, जैसे छोड़ के वापस से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे या फिर डिसअट्रैक्ट करेंगे, यानी दूर फेंक देंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? यानी अब इसको एक्चुअल में क्या कहा जा सकता है कि अपोजिट पोल जो होते हैं इसको पोल कहते हैं। आपकी क्लास में नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा भाई। ये वाला जो इसका साइड है, इस साइड को एक पोल कहेंगे, ये वाली साइड को एक पोल कहेंगे, इसको एक पोल कहेंगे, इसको एक पोल कहेंगे, इन सबको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैग्नेट के जो अपोजिट पोल होते हैं, यानी ये देखो एस और एन, ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट पोल हो गए, या फिर एन और एस, ये क्या हो गए, अपोजिट पोल हो गए। तो अपोजिट पोल जो होते हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और सेम साइड जैसे एस और एन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब क्या आपको ये मैग्नेट समझ में आ रहा है? समझो मेरे भाई, मैं तुमको समझाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुमको समझा दूँगा। समझो इसको, इस चीज़ को समझो। ऑल राइट, तो पहला वाला ऑप्शन क्या करें, इसमें से जो गलत है उसी को बता दो। तो हमने क्या किया, हमने एक खीली रख दी। क्या करने के लिए? हमने खीली रख दी अपने कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। यानी ये खीली अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगी, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन था,
और अगर डिस्ट्रैक्ट कर देगी यानी गलत था, यानी सेम डायरेक्शन थी। तो पहला वाला ऑप्शन समझो, एक साथ देखोगे तो दिमाग फट जाएगा, एक एक कर समझो। पहला वाला क्या कह रहा है? पहला वाला कह रहा है ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। अब इसको देखकर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो साउथ डायरेक्शन वाला है, ये जो साउथ डायरेक्शन वाला है, ये क्या करेगा, ये जो खीली है, अभी यहाँ पर कोई दूसरा वो आया ही नहीं है, तो खीली जैसे है क्या ऐसे ही रही रहेगी जब तक इसके सामने कोई दूसरा मैग्नेट नहीं आएगा। मैंने तुमको ये बताया ना कि ये कमाल दिखाएगा ही तब जब इसके सामने दूसरा मैग्नेट आएगा। तो जब दूसरा मैग्नेट यहाँ पर आया ही नहीं तो ये कमाल दिखाई नहीं पाएगा, तो इसके सामने जो खीली लगी है वैसे लगी की लगी ही रह जाएगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करेक्ट मानूंगा, क्योंकि अभी कोई दूसरा आया ही नहीं है, तो मैं इसको इनकरेक्ट कैसे बोल सकता हूँ, तो इसको मैं करेक्ट मान लूँगा। चलो भाई दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले के सामने आ गया क्या, दूसरे वाले के सामने आ गया एक मैग्नेट। अब मैग्नेट आने के बाद मैंने तुमको बताया था कि ये मैग्नेट का ये भी क्या है, मैग्नेट का ये भी साउथ पोल है और मैग्नेट का ये भी साउथ पोल है। तो क्या ये दोनों सेम पोल है मैग्नेट के? तो जब दोनों सेम मैग्नेट के पोल हैं तो इन दोनों खीली का एक साथ जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इन दोनों को तो एक दूसरे से दूर भागना चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है। देखो भाई खीली एक दूसरे से दूर भाग रही है, इसीलिए ये वाला जो है ये सही हो जाएगा। तो हम इसको भी टिक नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तो गलत वाला टिक करना है ना, इनकरेक्ट को टिक करना है ना, तो इसको भी टिक नहीं कर सकता। तीसरा वाला देखो, मुझे पता है यहाँ पर दूसरा मैग्नेट नहीं आया है, लेकिन नहीं आने पर भी मैंने तुमको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने तुमको यही कॉन्सेप्ट बताया था कि जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर जो खीली थी उसने थोड़ी सी पीली थी नहीं ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो खीली थी ये क्या हुई, इसको देखा कि हाँ ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, और ये रहा साउथ पोल, ये रहा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। ये दोनों अपोजिट पोल है ना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो क्या अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट कर लेंगे? हाँ भैया, ये देखो सी वाला कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों खीली कैसे एक साथ में चिपकना चाह रही हैं, एक साथ में आना चाह रही हैं। तो ये वाला भी सही हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या कर गए, गड़बड़ी कर गए। कैसे? यहाँ पर दोनों इस तरीके से थे, इसके नीचे क्या की मैंने, एक लाकर मैग्नेट लगा दी। अब इस मैग्नेट के लगने पर ये वाली जो खीली है, ये वाली खीली, ये तो साउथ के पास जाए, इसका नियम कानून बनता है। क्यों? क्योंकि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ साउथ से जुड़ना चाहेगा, तो ये वाली खीली साउथ के पास जा रही है, इसका तो जाना बनता है। लेकिन भाई तू साउथ वाली, तू क्यों साउथ के पास जा रही है? साउथ तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने चाहिए, इस खीली को इसके पास न जाकर इससे दूर हो जाना चाहिए था। ये वाली खीली कैसे साउथ के पास जा रही है? तो इस खीली ने क्या कर दी, इस खीली ने ज़िंदगी में गलती कर दी, ये गलत हो गई। लेकिन भैया ट्विस्ट यही है कि हमको सही गलत ही पता करना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आ गया? आ जाना चाहिए यार। इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, बहुत ही ज़्यादा आसान। मैं इसमें ऑप्शन भी नहीं लेकर आया, क्योंकि ऑप्शन का इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता था। आपको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स बता देना है। तो इनको ट्रू एंड फॉल्स बताओ और मुझे बाय बाय करने दो। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है मस्टर्ड प्लांट इज़ अ हर्ब विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 years। कह रहा है जो मस्टर्ड का प्लांट होता है ये क्या है, ये एक तरीके का हर्ब है जो कि क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले वाले को आप फॉल्स बोल देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके अगर घर परिवार में कोई किसान में होगा तो आपने देख रखा होगा भाई, उसी साल बोते हैं उसी साल काट लेते हैं, तो ये अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कैसे कंप्लीट कर सकता है, एक ही साल में कंप्लीट कर लेगा। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेकंड वाला है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टिल्ट रूट, एक स्टिल्ट के जो जड़ होती है ग्रो डाउनवर्ड्स। ये आ गई भैया हमारी ज़मीनियाँ। कौन सी ज़मीन? जिस ज़मीन पर हमारे बाबा दादा ने बहुत मेहनत कर कर पेड़ उगाया, वो ज़मीन यहाँ पर आ गई। और ये इसके सामने है स्टिल्ट, इस पर मैंने उगा रखा है स्टिल्ट। कह रहा है इसके जो रूट हैं ये नीचे की तरफ जाते हैं, क्यों?
क्योंकि जो प्लांट है स्टिल्ट का उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। तो ये केवल स्टिल्ट के साथ ही नहीं, ये तो सबके साथ है भाई। जो जड़ें हैं वो नीचे इसीलिए जाती हैं क्योंकि खाना पीना मिल सके और साथ ही साथ प्लांट को सपोर्ट मिल सके। तो दूसरा वाला क्या सही हो जाएगा? मैं इसको ट्रू लिख दूँ क्या? लिख दो भैया। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला कह रहा है कि प्लांट हैविंग फाइबरस रूट आर यूजुअली ईजिली पुल्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट जिनके जो रूट होते हैं वो फाइबरस होते हैं। फाइबरस यानी फाइबर के होते हैं। फाइबर यानी धागा, यानी इनके जो जड़ होती हैं वो धागे की तरह होती हैं। किसकी जड़ होती है धागे की तरह? आपकी मूली हो गई, आपका आलू हो गया, आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया। इन सभी पेड़ की, इन सभी जो पौधे हैं, इनकी जो जड़ होती है फाइबरस होती है। यानी ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तंतुमयी, अब हिंदी मीडियम में जो होगा उसको पता होगा, इस धागे की तरह होती है इनकी जड़। तो जिनकी जड़ धागे की तरह होगी उनकी जड़ों में क्या ही औकात होगी, तो उसको तो ज़मीन से निकाला ही जा सकता है। ये वाला भी ट्रू हो गया। उसके बाद आता है चौथा वाला जो ही कह रहा है लीफ टेंड्रिल आर फाउंड इन ग्लोरिसा प्लांट। बिल्कुल भाई, ये तो तुमको याद ही होना चाहिए कि जो ग्लोरिसा प्लांट ग्लोरोइसा मुझसे मत बुलवाओ भाई, बहुत मुश्किल है। ग्लोरियोसा प्लांट जो होता है, इसकी जो पत्ती होती हैं इनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। टेंड्रिल्स आप आगे चलकर जानेंगे जैसे ही प्लांट होता है। तो इसमें जो प्लांट होता है इनमें अलग से एक धागे टाइप संरचना से निकली रहती है, धागे सा स्ट्रक्चर निकला रहता है जो कि प्लांट को जाकर दूसरे प्लांट को पकड़ कर चढ़ जाता है, उसको टेंड्रिल कहते हैं। तो क्या है, इसमें टेंड्रिल होते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। हाँ भैया, इसमें टेंड्रिल होता है। उसके बाद पाँच वाला कह रहा है हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या है? गुड़हल। गुड़हल यानी जो लाल लाल कलर का होता है, बड़ा सा फूल, गुड़हल। हाँ, उस गुड़हल की बात हो रही है। कह रहा है इसका है सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन। इसका जो लीफ होती है वो एक रेटिकुलेट वेनेशन की तरह होती है। बिल्कुल भैया, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा जाकर देख लेना। इसकी जो लीफ होती हैं ये रेटिकुलेट वेनेशन के साथ ही आपको देखने को मिलती हैं। यानी हमारा जो ट्रू फॉल्स था इसका केवल पहला वाला ही फॉल्स था, बाकी सारे के सारे ट्रू थे। ऑप्शन में मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर लगा नहीं रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वही इसमें सही है, क्योंकि उसी में इस तरीके से दिखा रखा है। उसी को टिक मार देना, आगे बढ़ जाना और आ जाना हमारे ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर। तो ज्वाइन कर लीजिए भाई ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। 1000 रुपीज़ इसका प्राइस है। पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, उसको टैप करना, जाना वहाँ पर इंटरफेस में अपना सारा डिटेल भरना, QR कोड पर आप बेसिकली पेमेंट करना और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर 990599228881 यहाँ पर जाकर उसका स्क्रीनशॉट देना। कौन सा बैच चाहिए ओलंपियाड का, किस क्लास का, किस सब्जेक्ट का और कौन सा वाला ओलंपियाड, ये वहाँ पर बता देना, आपको उसका बैच दे दिया जाएगा। बाकी धन्यवाद आप सभी का इस बड़ी सी क्लास को देखने के लिए भाई। लगभग 1 घंटे होने वाले हैं, लेकिन मुझे पक्का है कि इस क्लास को अगर तुमने पूरा देखा होगा तो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन ही नहीं और कई तरीके के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। इतने अच्छे से तुमको इसको समझाया है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से सारा समझाऊँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी सभी चीज़ को इसी तरीके से समझें। बाकी लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए अपने इन दोनों होमवर्क को। पहला जो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है और दूसरा वो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है उससे कौन सी वाली बीमारी होती है, इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी चीज़ चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही रहे हैं, यही तो बता रहे हो तुम। आंसर बिल्कुल नहीं बताते तुम लोग, भैया ये दे दो, भैया वो दे दो, यही सारी चीज़ें तुम कमेंट सेक्शन में बताते हो। तो उसको ही बताते रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। साथ ही साथ आंसर बताते रहो ना, क्योंकि भाई अगर गाड़ी चलानी है तो उसमें फ्यूल तो पड़ना ही चाहिए। तो अगर आपकी डिमांड्स को पूरी करनी है तो उनको डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए आपको होमवर्क का आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो कमेंट करिए, आंसर दीजिए अपने होमवर्क्स का। बाकी शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और मेरे एफर्ट को भी धन्यवाद देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी कोई और डिमांड पूरी करते हुए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद।